जादुई सोने का बांस घर। माँ, आप अपना ख्याल रखना। मैं बांस की लकड़ी लेने जंगल जा रही हूँ। ये बोलकर 12 वर्षीय सलोनी आरी लिए जंगल की ओर अग्रसर हो जाती है, जहाँ एक बुढ़िया बैठी होती है। ये लो बूढ़ी अम्मा, मैं तुम्हारे लिए रोटी ले आई। सलोनी, तुम्हें स्मरण था? अरे बूढ़ी अम्मा, भूलती कैसे? पिछले 6 माह से आपसे मेल मिलाप जो बढ़ गया। वैसे भी मेरी माँ कहती है कि किसी की भूख मिटाने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सुनहरी सीख दी है सलोनी। वैसे तुम्हारी माँ के रहते तुम इस बांस के जंगल में क्यों आती हो? इतने बचकानेपन में बांस का बोझा उठाकर तुम्हारे कंधे नहीं थकते। हाँ बूढ़ी अम्मा, मगर मेरे सिवा माँ का है कौन? माँ महीनों से बीमार है। ऐसे में मैं रोजाना इस जंगल से बांस काटकर बांस की टोकरी बर्तन बनाकर बाजार में बेचती हूँ। उसी से हम बेबस माँ बेटी का गुजर बसर चलता है। कुछ देर बाद बूढ़ी अम्मा, आपसे बतियाते हुए मैंने बांस काट भी लिया और गठरी भी बांध ली। अब मैं चलती हूँ। सलोनी बांस की गठरियों का बोझा उठाए घर आकर देर दोपहरी धूप में टोकरी बर्तन बनाकर उन्हें बेचने बाजार जाती है। रात को राशन पानी लेकर घर आती है। समय ऐसे ही गुजरता है। अगली सुबह ये लो बूढ़ी अम्मा, आज मैं आपके लिए बाजरे की रोटी लाई हूँ। साथ में लहसुन की चटपटी चटनी भी है। बुढ़िया सलोनी के हाथ का बनाया खाना खाकर उसका बखान करते हुए कहती है, अरे वाह सलोनी, तुमने तो सयानों को भी पीछे पछाड़ दिया। खाना बनाने में एकदम नपा तुला हाथ है तुम्हारा। शुक्रिया बूढ़ी अम्मा, मैं चलती हूँ। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक रात बब्बन उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे ओ मरियल माँ की बेटी, कहाँ मर गई? सामने आ। बब्बन चाचा, आप? अरे छोकरिया, जाकर अपनी अम्मा को बुला। मैं बच्ची से बात नहीं करता। ममता बिस्तर से उठकर बाहर आती है। अरे आज मैं तेरी मरियल हाव भाव पर तरस नहीं खाने वाला। पिछले 6 महीने से माँ बेटी मुफ्त में मेरे घर में रह रही हो। भाड़ा क्या तुम्हारा बाप भरेगा? काका, मैं चुकाऊंगी आपका भाड़ा। नादान छोकरिया, तू चुकाएगी भाड़ा। बीते भर की है नहीं, आई बड़ी। मैं तुम दोनों माँ बेटी को अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपना झोला झमेला उठाओ और चलती बनो यहाँ से। मगर इतनी देर रात हम कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी डावाडोल हो, बब्बन को बख्श दो। ये बोलकर बब्बन उस माँ बेटी को घर से निकाल बाहर कर देता है। दोनों बांस के जंगल की ओर बढ़ने लगती हैं। तभी मौसम का रुख बदलता है। हे ईश्वर, इस दुनिया की भी अपनी गति अभी पकड़नी थी। बिटिया, जल्दी से पाँव बढ़ा, बरसात होने के आसार है। दोनों माँ बेटी बांस के जंगल की ओर बढ़ने लगती हैं। तभी रास्ते के बीचों बीच सलोनी को वही बुढ़िया मिलती है, जो सलोनी को टोकते हुए बोलती है, अरे सलोनी, इतनी देर रात तुम इस बांस के जंगल में? बूढ़ी अम्मा, हम दोनों माँ बेटी बेघर हो गए हैं। इस बांस के जंगल के सिवा दूजा कोई आसरा नहीं बचा। किसी बड़े बांस के पेड़ के नीचे रात काट लेंगी। उसकी जरूरत नहीं है सलोनी, आओ मेरे साथ। दोनों माँ बेटी बुढ़िया के साथ बांस जंगल के पेड़ों के पथ को पार करके एक चौरस स्थान पर आती हैं। बूढ़ी अम्मा, ये तुम हमें बांस जंगल के बीचों बीच क्यों लाई हो? सलोनी, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक सुनहरा बांस घर बनाने वाली हूँ। अम्मा, हम कुछ समझे नहीं। बुढ़िया अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों से एक ही पलछिन में एक सुंदर से सांचे का बांस घर बनाकर बोलती है, सलोनी, ममता, ये कोई साधारण बांस घर नहीं, बल्कि एक सुनहरा सोने का जादुई बांस घर है। मगर ये बांस घर तो बाकी घरों के जैसे ही साधारण है। सलोनी, जैसे ही तुम उस बांस घर से कुछ मांगोगी, ये तुम्हारे स्वर शब्द सुनकर जादुई सोने के बांस घर में बदल जाएगा। भूख के मारे मेरे पेट में कबड्डी मची हुई है। ए जादुई सोने के बांस घर,
मुझे इसी समय खाने को भोजन दो। सलोनी के स्वर शब्द खत्म होते ही साधारण बास घर सोने के सुहाने जादुई बास घर में बदलकर अपने भीतर से 56 भोग की बौछार कर देता। ये तो सचमुच में सुनहरे बासघर के सांचे में बदल गया। बूढ़ी अम्मा, आपने ये कैसे किया? जरूर आप कोई जादूगरनी है ना? सलोनी, समय आने पर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। अब मुझे जाना होगा। स्मरण रहे, इस जादुई सोने के बासघर से कभी अपना स्वार्थ मत साधना। इस सुनहरे बासघर का सदुपयोग करना। ये बोलकर बुढ़िया वहाँ से चल देती है। दोनों माँ बेटी सुकून से उस सुनहरे बास घर में सो जाती हैं। अगली सुबह माँ, मैं बांस की कटाई करने जंगल के अगले छोर में जा रही हूँ। सलोनी, जब हमारे पास जादुई सोने का बासघर है तो तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की क्या जरूरत है? माँ, ये बांसघर मेरे लिए सिर्फ बसेरा है। मैं इसे अपना स्वार्थ नहीं साध सकती। ये सरासर गलत होगा। मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर आपका और अपना पेट पाल सकती हूँ। समय गुजरता है। सलोनी हर एक सुबह बांस की कटाई करके दिन भर टोकरी बर्तन बनाती और सांझ होते उन्हें बाजार में बेचने जाती। एक दिन की बात है, सलोनी बांस काट रही थी, तभी एक बूढ़ा वहाँ से रोते बिलखते गुजरता है। ठहरो बाबा, आप इतने हताश परेशान क्यों हैं? अरे क्या बताऊं बेटी, कल मेरी बेटी का ब्याह होना है, मगर मुझ गरीब बेबस बाप के पास एक पैसा भी नहीं है। पैसे की पाबंदी से कल मेरी पगड़ी उछलने से बेहतर है मैं मर जाऊं। ठहरो बाबा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। सलोनी उस बाबा को लेकर अपने जादुई सोने के बास घर के पास आती है। ए मेरे जादुई सोने के बासघर, ये बाबा बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इनकी बेटी के ब्याह के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सलोनी की निश्वर्त मांग सुनकर जादुई सोने का बांस घर सुनहरे चमक से सराबोर होकर सोने के बड़े बांस घर के सांचे में ढलकर अपने भीतर से सोने के सैकड़ों सिक्के, जेवर और पैसे की भरमार करता है। ये लीजिए बाबा, इसे आप बतौर बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का ब्याह कर पाएंगे। एकाएक तेजोमय प्रकाशमान के साथ बूढ़े बाबा बतौर उस बुढ़िया में बदल जाते हैं। अरे बूढ़ी अम्मा, तुम? हाँ सलोनी, मैं तुम्हें परख रही थी कि तुमने मेरे बोल को अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लिया है या नहीं। जादुई सोने के बास घर के होने के बावजूद तुमने उससे अपना स्वार्थ नहीं साधा, खरी उतरी हो। अब मैं तुम्हें अपना पुख्ता परिचय जाहिर करती हूँ। ये बोलकर बुढ़िया एक जादुई परी में बदल जाती है। सर पर सुनहरा ताज, हाथों में जादुई छड़ी, ये पहरावा तो परी का होता है। तुमने सही पहचाना, मैं एक जादुई परी रानी हूँ जो एक तपस्वी के श्राप से इस बांस जंगल में बंधक बन गई थी। जानना नहीं चाहोगी कैसे? हाँ, तो सुनो। परी, आज तुम पूरे 18 बरस की हो चुकी हो। यही समय है जब परी की बेटी को परिलोक की परिरानी का पद प्राप्त होता है। आज से तुम परियों की रानी, मगर तुम्हें अपनी शक्तियों के साथ संसार का भ्रमण करना होगा। परी अपने लोक को पार करके संसार में आती है। अरे, ये बांस वृक्ष का जंगल तो बड़ा रोचक है, क्यों ना मैं यहाँ अपनी शक्तियाँ साधूं? परी अपनी जादुई छड़ी से बांस जंगल में कभी पथराव करती तो कभी मेह की फुहार बरसाती और अंत में आग से जंगल को जला दिया। तभी एक तपस्वी उसके सामने आ खड़ा होता है। घोर अनर्थ, तुम्हारे साथ उल्टा ने मेरी सदियों की तपस्या को भंग कर दिया। बाबा, मुझे नहीं स्मरण था कि आप यहाँ साधना में लिप्त हैं। मैं अभी इस अग्नि को बुझा देती हूँ। अगले ही पल परी उस आग को बुझा देती है। इसका अभी कोई तात्पर्य नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ परी कि जिस शक्ति से तुमने मेरी सालों की तपस्या को भंग किया, तुम इसी पल छिन एक बुढ़िया बनकर इस बांस जंगल में बंधक बन जाओगी और जब तक कोई नेक दिल यहाँ नहीं आएगा तुम यहीं रहोगी।
और मैं बतौर बुढ़िया बनकर इस बांस जंगल में बंधक बनकर रहने लगी। मगर तुम वो नेक दिल निकली और तुम्हारे हाथों का आहार मेरा हथियार बन गया। मेरी शक्तियां लौटने लगी और आज मैं इस बांस जंगल से रिहा हो रही हूँ। सिर्फ तुम्हारी बदौलत आज से इस बांस जंगल की जिम्मेदारी मैं तुम दोनों माँ बेटी पर छोड़ती हूँ। ये बोलकर परी गायब हो जाती है और दोनों माँ बेटी उस जादुई सोने के बास घर में बसेरा बनाकर भावी भविष्य में बेबस बेसहारा लोगों की मदद किया करती। सास बहू का मायावी पेड़। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग आराम से अपने घरों में सो रहे थे। तभी गांव से दो औरत अपने घर से आधी रात के समय निकलकर गांव के जंगल की तरफ जाती हैं। अरे बहू क्या कर रही है? अरे जल्दी जल्दी चल, कोई हमें देख ना ले, कहीं हमारी सारी पोल पट्टी इन गांव वालों के सामने खुल ना जाए। अरे तू नहीं जानती, अगर ये बात गांव में से किसी को पता चल गई तो हमारा क्या हाल होगा। अरे माँ जी, गाँव वालों को तो आपकी आवाज से ही पता चल जाएगा। आप चीख क्यों रही हो? अरे आप तो खुद गाँव वालों को इस बात का न्योता दे रही हो। अच्छा चल, ज्यादा मत बोल और जल्दी जल्दी चल, नहीं तो देरी हो जाएगी हमें। वो दोनों गांव के जंगल में पहुंच जाती हैं। वहां एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ खड़ा था, लेकिन वो पेड़ होने के बाद भी उसकी पत्तियां काली नजर आती हैं, जिन्हें देखते ही मोना बहुत खुश होती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए, अब हमारा मायावी पेड़ बिल्कुल तैयार है। हमें अब इसका फायदा उठाना चाहिए। हाँ बहू, मैंने कब से इसका इंतजार किया है। जा जल्दी से वो मंत्र पढ़ और इस पेड़ की कुछ पत्तियां तोड़ के ले आ। मोना तुरंत पेड़ की पत्ती तोड़ने के लिए अपने मन में मंत्र का जाप करती है और उस पेड़ की कुछ पत्तियां तोड़ के अपनी सास को दे देती है, जिसके बाद उसकी सास उन पत्तियों को अपने हाथों पर मसलकर सीधा अपने मुंह में निकल जाती हैं, जिसके बाद वो अचानक से जवान हो जाती हैं। ये तो सच में मायावी पेड़ है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि अब ये सब हुआ तो हुआ कैसे। अरे बहू, ये तो हमारी मेहनत का फल है जो हमें मिला है, और बाबा की हमारे ऊपर कृपा, जिन्होंने इसमें हमारा साथ दिया। चल अब एक टोकरी में इस मायावी पेड़ की पत्तियों को तोड़कर इकट्ठा कर ले, कल हम दोनों बहुत माला माल होने वाले हैं। मोना अपनी सास की बात मानकर चुपचाप अपने मन में मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, जिसके बाद वे उस मायावी पेड़ से पत्तियां तोड़ना शुरू कर देती हैं। जिसके बाद दोनों सास बहू वहां से पत्तियां लेकर अपने घर की तरफ निकल जाती हैं। लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें वहां का एक आदमी देख लेता है, जिसका नाम बबलू होता है। अरे बाप रे बाप, ये सब क्या कर रही हैं? ये सास बहू यहाँ आधी रात के समय? अरे मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। और ये पेड़ इतना अजीब क्यों दिख रहा है? आखिर इस पेड़ का क्या राज हो सकता है? अरे मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। ऐसा सोचकर बबलू वहां से एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोना और ममता घर पहुंचकर अगले दिन सुबह का इंतजार करने लगती हैं। बस अब तो मुझे कल के होने का इंतजार है। कल हम दोनों सास बहू अमीर होने की पहली सीढ़ियां चढ़ेंगे। अरे माँ जी, अब सो भी जाओ, कल की बात कल के लिए छोड़ देते हैं। मोना की बात मानकर ममता आराम से सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बबलू तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है, जिसके बाद तांत्रिक बबलू से कहता है, देखो, जिस मायावी पेड़ के बारे में तुम मुझसे पूछने आए हो, वो कोई मामूली पेड़ नहीं है। उसकी पत्तियां काली हैं और उसकी पत्तियों को जो भी खाएगा वो पहले की तरह जवान और अमर हो जाएगा। क्या क्या ये पेड़ किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है? हाँ, अगर कोई बिना मंत्र जाने इस पेड़ के पास जाएगा तो इस मायावी पेड़ से एक भयानक चुड़ैल निकलेगी और वो उसे मार देगी। ये सुनते ही बबलू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे शुक्र है मैं उस पेड़ के पास न जाकर सीधा तांत्रिक बाबा के पास आ गया। लेकिन वो दोनों सास बहू आखिर इस मायावी पेड़ से करना क्या चाहती हैं? तभी अचानक से तांत्रिक बाबा बबलू से कहते हैं, तुम उस चुड़ैल से डर रहे हो क्या? नहीं, भला क्यों? उस चुड़ैल से मैं क्यों डरूंगा? भला उसने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं उससे डरूंगा? लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा बाबा कि आखिर वो दोनों सास बहू मायावी पेड़ की इतनी सारी पत्तियों से आखिर क्या करेंगी? ये बात
तो अब तुम्हें वो दोनों सास बहू ही बता सकती हैं। तांत्रिक की ये बात सुनकर बबलू वहां से चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वे दोनों सास बहू गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करती हैं और उन्हें मायावी पेड़ की पत्तियों के बारे में बताती हैं, जिसे सुनकर गांव के सभी उन पत्तियों पर आकर्षित हो जाते हैं और उन दोनों से कहते हैं, अरे इस बात का क्या भरोसा है कि अगर हम इन पत्तियों को खा लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। मुझे तो ये दोनों सास बहू पागल लगती हैं। इनकी बातों पर भला भरोसा कैसे करें? अरे अगर ये सच में मायावी पेड़ की पत्तियां हैं तो हमें इनका जादू दिखाओ, तभी तो हम इन्हें खरीदेंगे। और मिला, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। तभी वहां पर एक 80 साल की बूढ़ी औरत आती है और कहती है, चलो ठीक है, मैं एक पत्ती खाऊंगी, उसके बाद इस बात का यकीन हो जाएगा कि ये पत्तियां मायावी पेड़ की हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो, मैं ही तुम्हें खिलाती हूँ इस मायावी पेड़ की पत्तियों को। इतना कहने के बाद ममता कुछ पत्तियों को अपने हाथों में मसलकर उस बूढ़ी औरत को खिला देती है। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत बिल्कुल जवान और सुंदर बन जाती है। उस बूढ़ी औरत की जवानी वापस आ जाती है। ये सब देखकर गांव के सभी लोग अचंभित रह जाते हैं। जिसके बाद गांव का हर एक आदमी उन पत्तियों को खरीदने के लिए पागल हो जाता है। जिसके बाद मोना और ममता दोनों उन पत्तियों को हीरों की कीमत पर बेचना शुरू कर देती हैं। अरे आओ 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 और अमर होने की पत्तियां लेकर जाओ। अब तो इस गांव का हर एक आदमी जवान के साथ अमर हो जाएगा। रात होते होते ममता और मोना सभी पत्तियां बेच देती हैं, जिसके बदले उन्हें करोड़ों का फायदा होता है। इतना पैसा एक ही दिन में कमाकर वो दोनों बहुत खुश होती हैं। जिसके बाद आधी रात होते ही वो दोनों फिर से मायावी पेड़ के पास जाती हैं। जैसे ही मोना अपने मन में मंत्र पढ़ना शुरू करती है, वहां बबलू पहुंच जाता है। जिसके बाद वो उसे ये करने से रोकता है। अरे रुक जाओ, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। तुम्हारी वजह से गांव के सभी लोग मुसीबत में हैं। तुम्हारी उस मायावी पेड़ की पत्तियों ने उन्हें खोखला कर दिया है। बबलू गांव के सभी लोगों की हालत उन दोनों सास बहू को बताता है, जिसे सुनने के बाद उन दोनों को बहुत दुख होता है और वो दोनों पछतावा करने लगती हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, हमने अपने फायदे के साथ नुकसान पर तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी उस पेड़ के अंदर से चुड़ैल निकलकर बाहर आती है और उन दोनों सास बहू से कहती है, अब तुम दोनों को इस गलती की सजा भी मिलेगी। क्या तुम सजा के लिए तैयार हो? चुड़ैल के इतना कहते ही वो दोनों सास बहू बहुत बुरी तरह घबरा जाती हैं और वहां से भागने की कोशिश करती हैं। लेकिन चुड़ैल उन दोनों को पकड़ लेती है। जिसके बाद वो उन दोनों को खा जाती है। चुड़ैल बबलू को भी खाने ही वाली थी, लेकिन तभी बबलू अपने मन में एक मंत्र का जाप करता है। जिसके बाद चुड़ैल वापस पेड़ में चली जाती है। पर मायावी वो पेड़ दोबारा एक साधारण पेड़ में बदल जाता है। जिसके बाद गांव के सभी लोग पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। चुड़ैल चली लंदन। लीजा अपनी माँ मंजरी के साथ सीरतपुर गांव में रहती थी। उसका पिता पेशे से एक किसान था और माँ गृहिणी। आज लीजा का 17वां जन्मदिन था। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो मेरी बच्ची। बता, तुझे तेरी माँ से क्या चाहिए? माँ, आप तो जानती हैं मेरी सालों से एक ही ख्वाहिश है कि मैं लंदन जाऊं। अरे बिसार दे इस बुरे सपने को। हमारे गांव के सरपंच की सोच को तू जानती नहीं। वो लड़कियों को गांव की सीमा पार करके शहर नहीं जाने देते और तू 7 समंदर पार जाने की बात कर रही है। सरपंच जी को कानो कान भनक भी लग गई तो जाने क्या हो। माँ, सरपंच जी का बस चले तो वो हमारी सांस पर भी पाबंदी लगा दे। जमाना कहाँ से कहाँ बढ़ चुका है, मगर आज भी सीरतपुर गांव उस सरपंच के चलते पुरुष प्रधान है। मंजरी बातों को टाल देती है, मगर आधी रात लीजा उठकर कहती है, सालों से पैसे जोड़ने के बावजूद भी मेरे पास लंदन जाने जितना दाम नहीं जुड़ा। थोड़ा पैसा बाबा के बटुए से निकाल लेती हूँ। लीजा तो लंदन जाकर रहेगी। लीजा अपना सामान पैक करके लंदन का लुक लिए दबे पांव सीमा पर पहुंचती है। तभी सरपंच चौबे वहां आकर कहता है, अरे हम तो पहले ही जानत रहे कि तू ससुरी फर रहोए की कोशिश करिए जरूर। अरे चौको नहीं गोरिया, हमरे मुस्तंडे तुहार और तुहार अम्मा की बकैती सुन लिए हैं। अब तू लंदन नहीं सीधे स्वर्ग जाएगी बबूनी। देखिए सरपंच जी, मुझे जाने दीजिए, मेरे रास्ते से हट जाइए। दोनों के बीच हो रही बातें बड़ी मुठभेड़ में बदल जाती हैं और जैसे लीजा सीमा को पार करने की कोशिश करती है, सरपंच का गुस्सा 7वें आसमान पर शुमार हो जाता है
और वो ताव में आकर लीजा की गर्दन रेत कर अपनी आदमी के सहारे उसे ठिकाने लगा देता है। मगर अधूरी इच्छा के साथ मरी लीजा एक भयानक चुड़ैल में उभर कर बाहर निकलती है। अरे ये तो मैं हूँ, इस सरपंच ने आखिरकार मुझे टपका ही डाला, मैं इसका खून कर दूंगी। चुड़ैल सरपंच की ओर बढ़ ही रही होती है कि एकाएक वो आसमान की ओर उठने लगती है और बादलों के बीच खड़ी होकर कहती है, अरे ये मैं आसमान में कैसे उड़ रही हूँ? मरने के इतने फायदे, मैं हवा में लहरा रही हूँ। बधाई हो लीजा, तेरी तो लंदन की लॉटरी लग गई। वूहू। मंद बुद्धि चुड़ैल अपनी मौत का मातम मनाने के बदले रात के सन्नाटे में नाचती हुई कहती है, आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे, अब जल्दी से मुझे उड़ान भरना होगा। चुड़ैल अपनी खूनी आंखों से आसमान के प्रत्येक छोर के नजारे को घूम घूम कर देखने लगती है। तभी उसे एक चकाचौंध चमक के साथ हेलीकॉप्टर आते दिखता है। मिल गया मेरे लंदन जाने की सवारी, चल धन्नो, जल्दी से विमान पर सवार हो जा। चुड़ैल अपने नाखूनों को फैलाकर हेलीकॉप्टर के ऊपर सवार होकर बैठ जाती है और गुनगुनाती है, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। आखिरकार मैं लंदन की ओर अग्रसर हो रही हूँ, बस ये सफर जल्दी कट जाए। चुड़ैल आसमान और बादलों के बीचों बीच उड़ रहे विमान से चारों ओर ताकती है। लंबे समय के बाद विमान लंदन एयरपोर्ट पर लैंड करता है। ओफो, ये लंदन की नगरिया तो बड़ी चकाचक है बिड़ू, मगर ये गोरे बड़े बेशरम है। देखो तो चड्डी पहनकर एयरपोर्ट पर पधार गए। अगर ये ससुरे हमारे गांव के सरपंच चौबे के हाथ लग जाए तो इनकी गोरी चिट्टी चमड़ी को चिमरकी बना देंगे। चुड़ैल लोगों के शरीर से आर पार होकर लंदन के बड़े बीच क्लाइपिंग पर पहुंचती है, जहां सैकड़ों कपल बाहों में बाहें डालकर बैठे होते हैं। आए हाय मजे, अरे लंदन के लोग तो बड़े बेशरम हैं। देखो तो कैसे खुलेआम रोमांस करते हैं, जरा इनको परेशान करना तो बनता है। ये बोलकर लीजा लूसी और पीटर नाम के कपल के बीच आकर कहती है, इस सफेदी के शौकीन को तो अभी सबक सिखाती हूँ। Hey honey, why are you strapping? चुड़ैल लूसी के शरीर में घुसकर पीटर को जोरदार तमाचा जड़ती है। Are you gonna crazy Lucy? Why did you slap me? लूसी में घुसी चुड़ैल भोजपुरी भाषा में गीत गुनगुनाती है, जिसे देख बीच पर मौजूद लोग ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। लगाओ वेलू जब लिपस्टिक, जीला टॉप लागेलू, कमरिया आहा। Are you singing the song? I cannot understand. चुड़ैल लूसी के अंदर से बाहर निकल आती है। बुरबक बकलोल सफेद के शौकीन को भारतीयों की भाषा क्या समझ आएगी? बहुत घूम लिया बीच, अब तो लीजा को डिस्को डांसर बनना है। ये बोलकर चुड़ैल हवा में सैर करती हुई एक बड़ी क्लब में एंट्री मारती है। अरे वाह, लंदन में अब तक की सबसे लाजवाब जगह यही है। आज तो ये चुड़ैल दुर्रात काट कर धमाका मचा देगी। चुड़ैल नाच रहे लोगों के बीच आकर नाचने लगती है। चुड़ैल रियाना नाम की लड़की को देखकर कहती है, अरे वाह, इस चिकनी चमेली के चेहरे पर ये लंदन का लुक तो बड़ा जच रहा है। अगर ये लुक मैं ले लूं तो। चुड़ैल अपनी छलायन शक्ति से जैसे ही रियाना के कपड़ों पर हाथ रखती है, दोनों का लुक हेर फेर हो जाता है और रियाना कहती है, What is this wear? It's my dress. I can't understand what is going on in this club area. बेचारे को तो पता भी नहीं कि इसके कपड़ों का चीरहरण एक चुड़ैल ने किया है। वैसे इस लाजवाब कपड़े की क्वालिटी बता रही है कि ये लाखों का है। खैर, लंदन में लाखों की क्या कीमत है। चुड़ैल खुशी के साथ अपने लंदन लुक के साथ नाचना शुरू करती है। इस म्यूजिक के साथ मजा नहीं आ रहा, कुछ तड़क भड़क हो जाए। चुड़ैल डांस फ्लोर से गायब होकर क्लब के म्यूजिशियंस के पास जाती है, जहां रैम्बो गुनगुना रहा होता है। Kiss me like you do, live me like you do, body you don't know. अरे जानिए डीजे वाला बाबू कौन सा हिलारियस अंग्रेजी गाना गा रहा है। अरे ओ चिकने, अरे ओ सफेदी के शौकीन, सुन रहा है, तुझे बात कर रही हूँ। चुड़ैल के लाख चीखने पर भी रैम्बो उसे नहीं सुनता, और सुनता भी कैसे? चुड़ैल किसी को न दिख रही थी, न उसकी आवाज कोई सुन सकता था। बौखलाई चुड़ैल खूब सारा वोडका चढ़ा लेती है और टेबल पर चढ़कर नाचने लगती है। 2 पैग और भूल जा, भूल जा, भूल जा, 2 पैग मारू, गले से उतारू। डांस फ्लोर के सबसे बड़े टेबल को हिलता देख
सभी आंखें बड़ी कर लेते हैं और उनके चिल्ड क्लब में भी उनके पसीने छूट जाते हैं। तभी रैम्बो रियाना चीखते हैं, Oh God, I think any evil spirit is here. Now come on guys, run! Oh God, I think any evil spirit here. Now come on guys, run! चुड़ैल के खौफ से चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। सारे वहां से भाग निकलते हैं, मगर रैम्बो वहीं फंस जाता है। चुड़ैल उसके सामने आकर कहती है, अरे ओ डीजे वाले बाबू, कहाँ बढ़े जा रहे हो? चल गाना बजा, वरना मैं तेरा बैंड बजा दूंगी। I will do. Please don't kill me, please, please. चल ठीक है, छोड़ दिया तुझे, वरना काम का लंदन वासी यही कहेंगे कि एक चुड़ैल ने एक डीजे वाले बाबू को लावारिस मौत दे दी। बदले में अब तू मुझे सारा लंदन घुमाएगा। Yeah, I accept. अरे ओ अंग्रेज की औलाद, सबसे पहले ये अंग्रेजी बोल भले की बकैती करना बंद कर और मेरी तरह हिंदी बोल, वरना नहीं, मेरे को मानना नहीं, मैं तुमको सारी लंदन की सैर कराएगा। चुड़ैल के चक्र में फंसने के चलते रैम्बो उसे लंदन की सैर कराता है, जैसे कि टावर ऑफ लंदन, द ब्रिटिश म्यूजियम, बकिंघम प्लेस, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इत्यादि। ये गोरों का शहर लंदन घूमकर तो मैं ऊब गई। जहाँ देखो वहाँ ससुरे सफेदी के शौकीन, इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे एशियन पेंट की पुताई की हो। अरे लीजा, इस लंदन की नगरिया से भला तो अपना देश है। अच्छा रैम्बो, शुक्रिया, अब मुझे अपने देश लौटना है। या यू जस्ट टेक केयर मिस विच। चुड़ैल लंदन के एक पोल पर लावारिश की तरह चिपकी हुई आसमान के विमान के आने की राह देखती है। तभी गड़गड़ाहट के साथ एक हवाई जहाज को गुजरता देख चुड़ैल तेज रफ्तार से उड़कर हवाई जहाज से चिपक जाती है। बाय बाय लंदन, मैं जा रही हूँ। कुछ ही समय बाद चुड़ैल अपने गांव सीरतपुर आती है और मंदबुद्धि चुड़ैल अंत में अपनी मौत का मातम मनाती है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, लंदन घूमने की इतनी चाह थी कि आज एक और मेरी लाश मिट्टी में दफन है और एक और मैं लावारिस बनकर घूम रही हूँ। इसी के साथ लंदन वाली चुड़ैल की कहानी यहीं समाप्त होती है। 5 काली बहुओं की एक बेटी। माँ। पूरा परिवार लेबर वार्ड के बाहर खड़ा पवित्रा की चीखें सुन रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और मंदा बोलती है, डॉक्टर साहब, मेरी बहू को बेटी पैदा हुई है ना, बताइए। माताजी, आपकी बहू ने बेटे को जन्म दिया है। बधाई हो, जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। आप उनसे मिल सकते हैं। मंदा गुस्सैल गीदड़ की भांति गुर्राते हुए कहती है, बेड़ा गर्क हो तेरा, पिछले 9 महीने से पोती की आस लगाए बैठी थी मेरी बूढ़ी आंखें। तूने भी इन बाकियों की तरह चारों काली कलमुही के नाई बेटा पैदा कर दिया। सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष? मैं भला भगवान तो नहीं जो भाप सकूं कि मेरी कोख में बेटा है या बेटी। सारी गलती सरासर मेरी है जो मैंने एक साथ 5 काली बहुओं का पिटारा उठा लिया। बरसों से इस घर में बेटी नहीं पैदा हुई। आखिरी आस थी कि तू बेटी जनकर पीढ़ियों पुश्तों से बेटी ना होने की बेड़ियों को तोड़ देगी। अब मुझ बुढ़िया को ही बेटी का सपना छोड़ देना चाहिए। ये है मंदा, जो मानिकपुर गांव में अपने 5 बेटे और बहुओं कुसुम, पुष्पा, पवित्रा, अर्चना, बबीता के संग रहती हैं। पिछले 3 पीढ़ी से मंदा के घराने में बेटी नहीं है। उसकी 4 बहुओं का परिवार पहले ही पूरा हो चुका था। उन सभी के 2-2 बेटे थे। मंदा की आखिरी आस उसकी 5वीं अंतिम बहू पवित्रा के कोख की कड़ी से जुड़ी थी, मगर उसने भी बेटे को जन्म दिया। समय बीतता है। अरे ओ कोयला खादान का पिटारा, मेरी 5 कुलक्षणी काली बहुओं, बाहर आओ। माँ जी, आपने हम 5 को पुकारा। ये पकड़ो पैसे और बाजार से जाकर साग सब्जियां और मेरे पोतों के लिए फल ले आना। और हाँ, अपने काले रंग जैसी कुम्हलाई हुई सड़ी गली सब्जियां मत लिए चली आना। 5 बहुएं बातें करती बाजार की ओर अग्रसर होती हैं। माना कि पवित्रा को ब्याह कर आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, मगर हम चारों को बहू बनकर आए इतने बरस हो गए। सालों से सासू माँ के स्वर शब्द सुनकर मेरा तो कलेजा कचोटता है। हाँ जेठानी जी, सासू माँ के बुरे शब्द और बर्दाश्त नहीं होता। हम 5 को भी बेटियों की बड़ी आस है, मगर हम बहुओं के भाग्य में बेटी नहीं। 5 ऐसा बोलते हुए जा ही रही थी कि बच्चे के बिलखने की आवाज से 5 के 5 वहीं ठहर जाती हैं। आप सभी ने सुना? हाँ, ये आवाज तो किसी बच्ची के बिलखने की है।
जैसे ही पांचों आगे बढ़ती हैं, कूड़े के ढेर में लिपटी बच्ची को देख पांचों बेहद भावुक हो जाती हैं। इतनी सुंदर बच्ची को जाने किस कसाई ने कूड़े में सना छोड़ दिया है। ये बच्ची भूख से बिलबिला रही है। पांचों बहुएं उसे घर लाती हैं। उसे देखकर मंदा बुरा बेबाक मुंह बनाकर बोलती है, अरे ये किसकी बच्ची उठा लाई हो मेरी बेबाक बहुओं? माँ जी, ये बच्ची हम बहुओं को कूड़े में बिलखती हुई मिली। वैसे भी आपको बेटी की बड़ी चाहत थी। अरे ओ मेरी काली बहू, बौरा गई हो क्या? ऐसे कैसे मैं इस पिटारे को अपने परिवार का सदस्य बना लूं? ना इसके जात पात का पता है, ना पिता का, जाने किसका गंदा खून है। माँ जी, कम से कम इस नवजात बच्ची के लिए तो बुरे शब्द ना बोलिए। हम पांचों इसकी माँ बनकर इसका पालन पोषण करेंगी। बेअक्ली का पर्दा पड़ गया है तुम्हारे मति पर, मगर मंदा की मति भ्रष्ट नहीं हुई। मेरा उससे कोई नाता नहीं। ये कहकर मंदा चली जाती है। आज से तुम 5 यशोदा माँ की बेटी हो। इस कारण कि तुम्हें 5 माँ का लाड प्यार मिलेगा, हम तुम्हें प्रीति कहकर पुकारेंगी। जेठानी जी, प्रीति को नहलाने धुलाने की जिम्मेवारी मेरी और इसके मालिश की जिम्मेदारी ये माँ निभाएगी। और हम तीनों बहुएं इसके लिए सुंदर कपड़ों की सिलाई बुनाई करेंगी। इस तरह पांचों बहुएं बच्ची की जिम्मेदारी को आपस में बांटकर बतौर उसका खास ख्याल रखती हैं। इस बीच 5 साल का पड़ाव पार हो जाता है। एक सुबह, दादी माँ, पिंटू, दादी का प्यारा पोता, ये ले भोग का प्रसाद खा। दादी माँ, मुझे भी भोग का प्रसाद दो ना। अनाथ यतीम, मेरे मंदिर में घुसने की तेरी मजाल कैसे हुई? जाने किस बेनाम बाप का पाप है तू, सारा मंदिर अशुद्ध कर दिया। भाग यहाँ से, बड़ी आई भोग का प्रसाद खाने वाली भूखी भिखारिन। क्रूर मंदा के मुंह से कड़वे बोल सुनकर 5 साल की प्रीति रोते बिलखते भागती हुई अपनी पांचों माँ के पास आती है। अरे प्रीति, क्या हुआ बिटिया? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? माँ, दादी माँ मुझसे खिंची खिंची क्यों रहती हैं? उन्हें सिर्फ अपने पोते से प्यार है। प्रीति, दादी माँ आपसे भी प्यार करती हैं, बस जानबूझकर जताती नहीं। मगर क्यों माँ? क्योंकि प्रीति, दादी चाहती हैं कि आप पहले पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनकर फिर दादी आपसे बेशुमार प्यार करेंगी। पक्का? आप पांचों सच बोल रही हैं? 100% सच। आंसू पोंछ लो प्रीति बिटिया। माँ, अब मैं खूब पढ़ूंगी लिखूंगी। प्रीति अब पढ़ने लिखने के प्रति एकदम पक्का रुझान रखने लगी थी। समय गुजरता गया। दादी का प्यार पाने की चाहत में प्रीति सच्ची श्रद्धा से पढ़ती गई। अब प्रीति की पढ़ाई परिपूर्ण हो गई। देखो दादी माँ, आज आपकी पोती प्रीति ने IAS का पद प्राप्त करके आपके सालों के सपने को साकार कर दिया। प्रीति को खुद के इतना करीब पाकर मंदा उसे जोरों शोरों से ढकेलते हुए कहती है, दूर हट मुझसे, अनाथ यतीम। ये क्या पोती पोती की पुकार लगा रखी है? दादी, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? अब मेरी बात तेरे पल्ले नहीं पड़ती क्या? ना मैं तेरी दादी हूँ, ना तो मेरी पोती। माँ, दादी क्या कह रही हैं? ये पांचों काली गलमुही क्या बोलेंगी? बरसों पहले ये तुझे कूड़े कीच से निकाल कर लाई थी। ना ही तो मेरी पोती है, ना ये परिवार तेरा, समझी? मेरी जन्म देने वाली जननी ने मुझे कोख से निकालकर कूड़े कीच में छोड़ दिया, तो आखिर आप पांचों ने मुझे क्यों पाला? माँ, पांचों ये मत समझना कि अपना परिचय सुनकर प्रीति क्या सोचेगी। आज भी आप पांचों ही मेरी माँ हैं, क्योंकि जन्म देने वाली माँ से पालने वाली माँ का पद संसार में सर्वोपरि होता है। मगर मैं दादी को मेरे कारण कुड़ते नहीं देख सकती। प्रीति रोते बिलखते दरवाजे की ओर बढ़ने लगती है कि उसकी आंखें बेतहाशा बोझिल होने के साथ वो बेहोश हो जाती है। उसका सिर बुरे तौर से चोटिल होने के साथ फर्श खून से सराबोर होता है। सभी उसे लेकर अस्पताल आते हैं, जहां डॉक्टर जांच पड़ताल करता है। डॉक्टर, प्रीति कैसी है? देखिए, खून बहुत बह चुका है। प्रीति को खून की जरूरत है। डॉक्टर साहब, देरी मत कीजिए, मेरे खून का हर एक कतरा ले लीजिए, मगर उस बच्ची को बचा लीजिए। ठीक है, मगर पहले उसकी कुछ जांच होगी। कुछ देर बाद, इम्पॉसिबल। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आप चकित क्यों हो रहे हैं? माताजी, आपके सभी डीएनओ की डिटेल पेशेंट से पूरी तरह मेल खा रही है। अगर आपके बजाय पिता का खून मिल जाए तो बच्ची के स्वस्थ होने के आसार 10 गुना बढ़ जाएंगे। डॉक्टर, आप पूरी तरह सहमत हैं कि
प्रीति मेरी ही पोती है। मैं अपने सालों के तजुर्बे से ये बात बयान कर रहा हूँ। इसके पश्चात डॉक्टर मंदा के 5 बहू और बेटों की जांच करता है। माताजी, आपकी पोती के खून का नमूना आपकी 5वीं बहू, बेटे पवित्रा और ऋषभ से 100% मिल चुका है। तुम दोनों दंपत्ति प्रीति के माता पिता हो, इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? हमें माफ कर दो, हमारे पास दूजा कोई चारा नहीं था। प्रीति हमारे ब्याह से पहले पैदा हुई। उसके खौफ के कारण हमने प्रीति को अनाथालय छोड़ दिया था। फिर प्रीति उस कूड़े कीच तक कैसे पहुंची? पहुंची नहीं, पहुंचाई गई थी भाभी। मैंने प्रीति को ऋषभ की मदद से वहां पहुंचाया था ताकि हम 5 प्रीति को घर ले आए। मंदा, ये तूने क्या मूर्खता कर दी। प्रीति तेरी पोती है, तूने हर बार उसे गंदा गलीच कहकर खुद को ही गाली दी। मंदा बोल रही होती है कि प्रीति बेहोशी से बाहर आ जाती है। दादी माँ, प्रीति मेरी प्यारी पोती, अपनी बेकल बूढ़ी दादी को माफ कर दे। आज से तू इस दादी के दिल के एकदम पास है। जाओ पवित्रा, प्रीति के पास जाओ। भाभी, मैं इस बात को कैसे छोड़ दूं कि प्रीति हम 5 की बेटी है। इस पर हम 5 बहुओं का बराबर हक है। भगवान का शुक्र है कि प्रीति भली चंगी है। भले ही मुझे जन्म पवित्रा माँ ने दिया, मगर प्रीति के जीवन के वृक्ष की जड़ आप 5 हैं माँ। 5 प्रीति को गले लगाती हैं। इस तरह अंत में प्रीति को अपना पुख्ता परिचय प्राप्त होने के साथ दादी का दुलार और 5 माओं का प्यार मिलता है। लड्डू बनाने वाली चुड़ैल सास बहू। माँ जी, मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं, चलिए अब इन्हें दुकान पर लेकर चलते हैं। हाँ बहू, चल इन्हें लेकर चलते हैं। पहले ही हम दुकान पर जाने के लिए काफी लेट हो गए हैं। अब तक तो हमें दुकान खोल देनी चाहिए थी। दोनों सास बहू गांव में जाकर अपनी मिठाई की दुकान खोल देती हैं। पूरे गांव में उनके हाथों के बने लड्डू बहुत फेमस थे, जिसकी वजह से उनकी दुकान में बहुत भीड़ लगी रहती थी। आओ 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 गांव वालों, हमारे हाथों के बने लड्डू लेकर जाओ। ऐसे लड्डू पूरे गांव में किसी की दुकान में नहीं मिलेंगे। अरे अनुराधा बहन, आखिर खोल ही ली तुमने अपनी दुकान। देखो कब से सब लाइन लगाकर आपका इंतजार कर रहे थे। सही कहती हो कांता बाई, अरे सुबह से सब इंतजार में खड़े हैं। इंतजार करवाने के लिए माफ कर दीजिए हमें। चल रूपा, सबको उनके हिसाब से लड्डू दे दे। मुझे 2 किलो। और मुझे 1 किलो दे दो। रूपा एक एक करके सबको लड्डू दे देती है। ऐसे ही सुबह से शाम तक उनकी दुकान में बहुत भीड़ लगी रहती है। ये सब गांव का दूसरा मिठाई वाला देख रहा होता है। अरे इन दोनों सास बहू ने तो मेरा जीना ही हराम किया हुआ है। आखिर ये दोनों चाहती क्या है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। देबू को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जब से अनुराधा ने अपनी बहू रूपा के साथ लड्डू बनाने का काम शुरू किया था, तब से ही उसका धंधा चौपट होना शुरू हो गया था। एक दिन देबू अपने मन में सोचता है, अब बहुत हुआ, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा इनकी दुकान बंद करवाने के लिए। देबू उनकी दुकान बंद कराने का इंतजार करता है, और जैसे ही वो दोनों सास बहू अपनी दुकान बंद करके जाती हैं, देबू चोरी छुपे उनकी दुकान के अंदर घुस जाता है। अरे बहुत परेशान कर दिया इन दोनों सास बहू ने मुझे, लेकिन अब और नहीं, आज तो मैं कुछ ऐसा करूंगा जो इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। देबू एक चाल चलता है और उन दोनों सास बहू की मिठाई और लड्डू के अंदर कुछ मिला देता है। अगले दिन जैसे ही वह दोनों फिर से अपनी दुकान में आकर मिठाई और लड्डू बेचती हैं, गांव के सभी लोग हर रोज की तरह आज भी लड्डू ले जाते हैं। माँ जी, आज तो समय से पहले ही हमारे बनाए हुए सारे लड्डू बिक गए हैं, चलो अब घर चलते हैं। वो दोनों घर चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन भी लोगों ने उनकी दुकान के लड्डू खरीदे थे, वह सभी सुबह तक मर जाते हैं, क्योंकि देबू ने मिठाई और लड्डू में जहर मिलाया होता है। अरे रे, कोई मेरी मदद करो, देखो मेरी बीवी बच्चों को क्या हो गया। कल रात सब तो ठीक था, पर सुबह होते ही नहीं ये क्या हो गया है भैया। अरे अरे। गांव के कई लोग मर चुके होते हैं, जिसके बाद एक औरत कहती है, अरे ये सब उन दोनों के लड्डू खाने की वजह से हुआ है। अरे उन्होंने ये कोई चाल चली है हमारे गांव को खत्म करने के लिए। गांव के सभी लोग बहुत गुस्से में होते हैं, जिसके बाद वो सभी गुस्से से उन दोनों सास बहू के घर जाकर शोर मचाने लगते हैं। अरे कहाँ मर गई कुलच्छनी? अरे इतने लोगों को खा गई, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तभी रूपा शोर की आवाज सुनते ही बाहर आती है, जिसके बाद गांव के सभी लोग उसे जली कटी सुनाने लगते हैं।
देखिए, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। अरे हम तो लड्डू खुद अपने घर में बनाते हैं, भला हम किसी के साथ ऐसा क्यों करेंगे। अनुराधा भी बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो भी गांव के लोगों को समझाने की कोशिश करती है। अरे तुम दोनों की चालाकी यहाँ नहीं चलेगी। तुम दोनों सास बहू तो आस्तीन के सांप हो, सांप। देख क्या रहे हो गांव वालों, पत्थर उठाओ और मारो इन्हें। देबू की बातों में आकर गांव के सभी लोग पत्थर उठाकर उन दोनों सास बहू को मारना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वह दोनों वहीं तड़प तड़प के मर जाती हैं और देबू उन दोनों की लाश को उठवाकर जंगल में फेंकवा देता है। आखिर इन दोनों सास बहू का किस्सा खत्म हो ही गया। अब मैं अपनी मिठाई की दुकान अच्छे से चलाऊंगा। ऐसा सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। रात होते ही वह दोनों सास बहू भयानक चुड़ैल में बदल जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों आपस में बात करती हैं। आखिर इन गांव वालों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हमें इस बात का पता लगाने के लिए गांव में जाना चाहिए। वह दोनों चुड़ैल सास बहू गांव में पहुंच जाती हैं, जिसके बाद वह सबसे पहले अपनी दुकान की तरफ जाती हैं, जहां वो देबू उनकी दुकान जलाते हुए उनको दिखाई देता है। अरे ये तो देबू है, लेकिन ये हमारी दुकान क्यों जला रहा है? इस देबू के बच्चे को तो मैं अभी बताती हूँ। रुको बहू, देखने तो दो, आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। दोनों चुड़ैल सास बहू देबू को उनकी मिठाई की दुकान जलाते हुए देख रही होती हैं, लेकिन देबू को वह दोनों चुड़ैल दिखाई नहीं पड़ती। अरे दोनों सास बहू तो मर गई, मेरा प्लान काम कर गया। अब इन दोनों सास बहू की दुकान भी जला देता हूँ। जैसे ही देबू माचिस जलाता है, रूपा उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे ये क्या, मेरा हाथ किसने पकड़ा है? अरे कोई मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तभी वहाँ जोर जोर से चुड़ैल के हंसने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब तू ही है वो जिसकी वजह से हम दोनों सास बहू की जान चली गई। चुड़ैल की आवाज सुनते ही देबू डर के मारे थर थर कंपने लगता है, जिसके बाद चुड़ैल देबू से कहती है, बता देबू, तूने ऐसा क्यों किया? आखिर तूने हमारी दुकान की मिठाई और लड्डू में ऐसा क्या मिलाया था जिससे लोगों की जान चली गई? देबू डर के मारे सब कुछ बता देता है, जिसके बाद दोनों चुड़ैल सास बहू उसके सामने प्रकट होती हैं। तुमने ये बहुत गलत किया। अब तुम्हें गांव वालों को इकट्ठा करके हमारी बेगुनाही पेश करनी होगी और अपने जुल्म को कबूल करना होगा, तभी हम तुम्हें छोड़ेंगे, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। जो तुम दोनों चाहती हो मैं वही करूँगा, और तो और मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। देबू उसी समय गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। मैंने ही धोखे से मिठाई के अंदर जहर मिलाया था, जिसके कारण गांव के कई लोगों की मौत हो गई। मुझे मेरी गलती का पछतावा है, मुझे माफ कर दो। माफी हमसे नहीं, अनुराधा और उसकी बहू रूपा से मांगो। इसकी जगह अब जेल में है, ये माफी का हकदार नहीं है, इसे जेल भेजो। गांव के सभी लोग देबू को पुलिस के हवाले कर देते हैं, जिसके बाद देबू जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों चुड़ैल सास बहू गांव वालों के कहने पर अपना लड्डू बनाने का काम फिर से खोल लेती हैं। अरे तुम दोनों मर गई हो तो क्या हुआ, तुम अभी भी अपना शौक पूरा कर सकती हो। वैसे भी गांव के सभी लोग तुम दोनों के हाथों के बने हुए लड्डू बहुत मिस कर रहे हैं। अगर आप लोग ऐसा चाहते हो तो हम आपके लिए लड्डू जरूर बनाएंगे। उस दिन के बाद से चुड़ैल सास बहू फिर से फेमस हो जाती हैं। अब तो चुड़ैल सास बहू के लड्डू इतने फेमस हो जाते हैं कि बाहर से लोग उनके हाथों के बने लड्डू खरीदने के लिए आते रहते हैं।